हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग, मुझे इतना याद है, अपन लोगों ने बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी देख ली थी, उस पर क्वेश्चन किए थे। और हम लोग बात करने वाले थे फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम, है ना। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। सर एक डाउट है। हाँ बेटा। सर आपने लास्ट में एक एमसीक्यू क्वेश्चन कराया था जिसमें हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो सर उसमें आपने एक वैल्यू तो निकाल दी थी, लेकिन सर उसमें दो वैल्यूज थी उसकी। एक 5 थी और एक -20 थी। तो सर आप -20 वाले का भी सोल्यूशन करा दीजिए। कौन सा क्वेश्चन क्वेश्चन बताएगा? इफ ए क्यूब प्लस 8 बी क्यूब प्लस 18 ABC। ए क्यूब प्लस 8 बी क्यूब 8 b क्यूब प्लस 18 ABC 18 ABC इक्वल टू 27 C क्यूब। 27 C क्यू, है ना। हाँ यस सर। हाँ, एंड ए प्लस 2B प्लस प्लस C इज3C। इक्वल 3C नहीं सर, अकेला C, सिंगल C अच्छा, ओके। इज इक्वल टू 20। देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C आर। ए प्लस बी प्लस सी निकालना था क्या? नो सर, वैल्यू ऑफ C निकालना था, पॉसिबल वैल्यू ऑफ वैल्यू सी ऑफ निकालना, C। ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोगों ने यहां तक आ गए थे कि ए क्यूब प्लस 2B होल क्यूब प्लस -3C होल क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए इंटू 2B इंटू -3C। तो अगर ये हो रहा था तो दो केस बनेंगे। एक a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, और एक a इज इक्वल टू 2B इक्वल टू -3C होगा, है ना। ये बोल रहा है। हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो -4C इक्वल टू -20, तो C की वैल्यू 5 आ रही है। और अगर हम ये लेके इसमें पुट कर देते हैं A की जगह, मैंने A की जगह सबको कन्वर्ट कर लिया, A की जगह -3C और A की जगह 2B था, B की वैल्यू आ रही है -3C/2, पुट कर लेते हैं। सो A की जगह मैंने -3C, देन 2B इक्वल टू हो गया -3C और प्लस C इक्वल टू 20, तो -5C इक्वल टू 20। तो अभी C की वैल्यू, अच्छा C की वैल्यू -5 भी आ रही है इसमें, -4, यही बोल रहा है क्या? यस सर, लेकिन आपने जो पीडीएफ भेजा था जो इसके नोट्स थे क्लास के, उसमें दो आंसर थे। एक तो 5 था और एक -20 भी था सर। माइनस का 20 भी आंसर है उसका सर। बेटा वो माइनस का गलत प्रिंट हो गया होगा, वो किसी और का प्रिंट हो गया होगा उसमें, ऐसा हो गया होगा, ओके है ना। हाँ हाँ, सर। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे। हाँ भाई, हम बात कर रहे हैं, ये सबको दिखाई तो दे रहा है जो लिखा हुआ है? यस सर। ठीक है ठीक है। तो यहां पर फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों ने बात की थी कि डिविडेंड इज इक्वल टू कोशिएंट इनटू डिवाइजर और प्लस रिमाइंडर, ऐसा चल रहा था, ठीक है। तो डिविडेंड की जगह जो भी पॉलिनोमियल बोलता है, ये पॉलिनोमियल आती है, ठीक है। अगर ये फैक्टर है, ठीक है, एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, कोशिएंट हमें पता नहीं होगा, जो भी आएगा एक्स माइनस ए, एंड रिमाइंडर को आर बोल देता हूं। अब हमेशा कोई भी पॉलिनोमियल दी होगी, इस पॉलिनोमियल को इसने पी एक्स बोल दिया, मान लो बोला है इसने पी एक्स, कोशिएंट हमें पता नहीं है, एक्स माइनस ए प्लस आर।
तो तुम खुद सोचो कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर मैं वो वैल्यू पुट कर दूं, अगर x की जगह a रख दिया जाए तो क्या होगा, ये बनेगा pa, ये हो जाएगा 0, इक्वल टू में क्या आ जाएगा r। तो रिमाइंडर थ्योरम में ये यही बोल रहा है कि जब हम, अगर हमें px को डिवाइड करना है x माइनस ए से और हमें रिमाइंडर चाहिए, तो डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने की बजाय हम इसी को जीरो कर देते हैं। इसी को जीरो करके जो x की वैल्यू आती है, वही वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे दोनों तरफ, तो pa जो बनेगा दैट इज नथिंग बट दी रिमाइंडर। अब अगर ऐसा हुआ कि ये इसका फैक्टर हुआ, x माइनस ए जो हुआ वो क्या हुआ, इसका फैक्टर हुआ, तो फैक्टर हुआ तो pa की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। क्या आप लोग ये समझ रहे हैं? क्योंकि फैक्टर अगर होता है तो रिमाइंडर क्या होता है, जीरो होता है। अगर कोई भी, जैसे मैं कहूं 6 से मैं 2 का डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 क्या है, एक फैक्टर है किसका, 6 का। तो 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा 6 का, तो नेचुरल सी बात है, ठीक है, 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे अपन, रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा। तो ये रही फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में ये बोल रहा है कि px पॉलिनोमियल है जिसका x माइनस ए अगर फैक्टर है, तो p ऑफ a इक्वल टू जीरो होगा। मान लो px इक्वल टू है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो px हमने फैक्टराइज किया x माइनस 1 x माइनस 2। px लिखने का तरीका है, किसी भी पॉलिनोमियल में px qx fx ये लिखने का तरीका है। ये एक तरह से ये बता रहा है कि p फॉर पॉलिनोमियल, q फॉर पॉलिनोमियल एक नाम हो गया, और इसके ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो जस्ट ये बताता है कि राइट हैंड साइड पे वेरिएबल कौन है। मतलब अगर मैं यहां पे x लिख रहा हूं तो राइट हैंड साइड पे x वेरिएबल है, अगर मैं y लिख रहा हूं तो सारा पॉलिनोमियल y के टर्म में होगी, अगर थीटा लिखूंगा तो थीटा के टर्म में होगी, इस तरह से। अब अगर मुझसे कहा जाए कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो मैं x की जगह अगर 1 रखूंगा दोनों साइड, तो मैंने x के प्लेस पे दोनों साइड क्या रखा, 1, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही फैक्टर थ्योरम है कि अगर कोई भी फैक्टर है, किसी पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर है, तो उसे जीरो करके जो x की वैल्यू आती है, x माइनस 1 को जीरो करके वैल्यू आई 1, वो अगर मैं पॉलिनोमियल में पुट करता हूं, जैसे इसको जीरो करके आएगी a, अगर मैं पॉलिनोमियल पुट करूंगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। और अगर वो फैक्टर नहीं होगा, हम डिवाइड कर रहे होंगे और रिमाइंडर निकाल रहे होंगे, तो वो पुट करने पर जो देगा वो रिमाइंडर होगा। ये बात क्लियर हो रही है? जैसे अपन ने a रखा तो ये भी जीरो हो जाता, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, x इक्वल टू a पे, तो रिमाइंडर भी क्या हो जाता, जीरो हो जाता। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। फैक्टर थ्योरम स्पेशल केस है रिमाइंडर थ्योरम का, कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो उसका फैक्टर निकला तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। दैट्स इट। क्या ये बात समझ में आ रही है? आगरा वालों, बाकी लोग तो जुड़े हुए हैं, नोएडा, इंदिरापुरम। आप लोगों के पास माइक वगैरह नहीं है क्या? सर आ गया समझ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन लेते हैं इसके। जैसे प्रॉब्लम दिया हुआ है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर। इसमें से कौन सा फैक्टर है? मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर किसी को दिक्कत आ रही हो पढ़ने में, तो x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 29x प्लस 30। इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, कुछ भी बोल रहे हैं अपने मन से। हमसे कह रहा है इसका कौन सा फैक्टर है, इज और आर, कौन कौन से इसके फैक्टर हैं, ट्राई करें।
सर डी आ रहा है आंसर। सर डी आ रहा डी। है। हाँ सर। एक बार हमने इसको जीरो किया, x+2 को, x की वैल्यू -2 पुट की, -2 पुट करो, जिससे जीरो हुआ वही वेक्टर है। तो -2 तो 16 प्लस 40 -29 प्लस 30, भाई ये तो जीरो नहीं हो रहा। देन एक बार x-1 को जीरो किया तो x की वैल्यू 1 पुट किया, p ऑफ 1, मतलब ये बेसिकली रिमाइंडर आया। मतलब अगर मैं x+2 से डिवाइड करता है इसे तो जो रिमाइंडर आता, दिस इज दैट रिमाइंडर। जीरो नहीं हो रहा लेकिन जो आ रहा है वो रिमाइंडर है। देन 1 पुट करते हैं तो 1 - 5 प्लस 29 प्लस 30, बिल्कुल नहीं। देन x-3 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 3, 3 पुट कर रहे हैं, 3 पुट करेंगे सो इट इज 81, 27, 135 प्लस इट इज 7, 87 प्लस 30, 135 बन रहा है क्या? बनता हुआ दिख तो रहा है, नहीं 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 बन रहा, जीरो नहीं हो रहा, यही 160 हो गया है ना। फिर अपन बात करते हैं x इक्वल टू 5 की, मतलब x इक्वल टू 5 पर, तो p ऑफ 5 देख लेते हैं। तो 5 सो इट इज 625 माइनस, ये भी नहीं हो रहा होगा मेरे ख्याल से, कोई भी फैक्टर नहीं है इसका, इनमें से एक भी फैक्टर नहीं है, क्योंकि 125 5 ये 625 हो जाएगा, बाकी नहीं कैंसिल होंगे, है ना। ये भी जीरो नहीं होगा बच्चों, तो इसमें से कोई भी फैक्टर नहीं है, या तो कुछ हो सकता है कुछ मिस्टेक हुई हो, इसकी वजह चलते नहीं हो रहा हो, लेकिन समझ में आ रहा है। अगर ये इनमें से कोई सा भी एक जीरो हो रहा होता तो हम कह सकते थे कि ये क्या है, ये फैक्टर है। अच्छा अपन चेक करते हैं इसके फैक्टर निकालें, डायरेक्ट मेथड आता है, हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं ना मेथड, ठीक है। उल्टा करते हैं, कैसे फैक्टर चेक किए जाते हैं, इसके फैक्टर बनाओ, जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है उसके फैक्टर सोचो। 30 के फैक्टर क्या क्या होंगे, +-1 +-2 +-3 +-5 +-6 +-15 +-30, ये इसके फैक्टर हो गए, किसके? अच्छा +-10 भी होगा 30 के। अब इनमें से कोई भी एक केस पुट करके देखो, जैसे हमने 1 तो ऑलरेडी पुट कर लिया है, 2 भी पुट कर लिया है, -2 भी पुट करके देख लिया है, 3 भी पुट कर लिया है, -3 पुट करके देख लेते हैं। तो अगर यहां पे माइनस होता तो यहां पर माइनस आता और यहां पे माइनस आता, बाकी दोनों में प्लस रहता, तो ये 5 180 160, हाँ भाई, अगर x की जगह हम -3 रखते तो देखो x की जगह -3, आप लोगों को ये पता है जो मैं बता रहा हूं, जैसे हमें फैक्टर निकालने होते हैं भाई, क्वाड्रेटिक तो फैक्टराइज हो जाती है, क्यूबिक को फैक्टराइज करना है, तो क्यूबिक के जो फैक्टर होते हैं, पहला क्यूबिक या बाय क्वाड्रेटिक है उसके फैक्टर प्रोड्यूस करने हैं, तो हम कांस्टेंट टर्म के जो फैक्टर होते हैं वो लिख लेते हैं और एक एक करके वो डाल के देखते हैं, ठीक है। हमने 1 वगैरह डाल के देख लिया, -1 पे मुझे भी दिख रहा है कि नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 डाल चुके हम ऑलरेडी, ठीक है। तो मैंने 3 लिख चुके, -3 पुट करके देख रहा हूं, -3 पुट कर रहा हूं तो ये हो गया 81, फिर ये माइनस ये हो गया 135, ये एक मिनट ये प्लस हो जाएगा, ओके, ये भी नहीं होगा भाई, तो ऐसे करके पुट करके देखना पड़ेगा, बहुत बड़ा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। दी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, देखो ये दिया हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या एक पॉलिनोमियल है, मान लो px ले लेते हैं, 2x² + bx + c, ठीक है। अगर हम इसका डिवाइड कर रहे हैं x-2 से तो रिमाइंडर 7 है, और x-3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 10 है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b + c। आप लोग ट्राई करोगे? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, ट्राई करो।
सर 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6। ओके, देखते हैं। सर 10 आ रहा है। 10 आ रहा है, सर -30। -10 आ रहा है। -30। और ऑप्शन बनते आ रहे हैं, ए बी सी डी ऑप्शन बनते आ रहे हैं। सबसे पहले आपको यह सीखना चाहिए कि अगर हमारे पास दो डिवाइजर है, हमारे पास ये था 2x² प्लस bx प्लस सी, और कोशिएंट हमें पता नहीं क्या होगा, और डिवाइजर क्या होंगे, एक होगा x-2, एक है x-3। तो यहां पे रिमाइंडर क्या होगा? कांस्टेंट होगा कोई, रिमाइंडर कोई कांस्टेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक बनेगी, और किसी क्वाड्रेटिक का जब क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। अगर यहां पे क्यूबिक होती तो क्वाड्रेटिक, इसका प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक का डिवाइड अगर क्यूबिक में करते तो या तो रिमाइंडर लीनियर आता या कांस्टेंट आता। इस तरह सोचते हैं। तो यहां पे एक बार आप x की जगह 2 रखें, तो ये हो गया 8 प्लस 2b प्लस c, ये 0, तो कांस्टेंट टर्म, अच्छा c इसमें भी है क्या? तो a ले लो, इट इज a। फिर एक बार ये डिवाइडेड बाय है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। फिर एक बार अपन x इक्वल टू क्या ले रहे हैं, और रिमाइंडर, अच्छा रिमाइंडर तो दिया हुआ है ना, ओके, रिमाइंडर हमें दिया हुआ है कि जो भी रिमाइंडर आ रहा है, अगर मैं x इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो दिया हुआ है कितना? 7। और x की वैल्यू अगर 3 पुट करें, सो दिस इज 9 18 प्लस 3b प्लस c, और रिमाइंडर कितना दिया है? 10। इसे सिंप्लीफाई करना है, बस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज -10 माइनस b इक्वल टू -3, तो b की वैल्यू वही आ रही है -7, b की वैल्यू -7 रख देते हैं। सो 8 -14 प्लस c इक्वल टू 7, सो दिस इज -6, उधर जाएगा तो c इज इक्वल टू 7 प्लस 6, सो इट इज 13। ऐसा कुछ आ रहा है यार? तो b प्लस c पूछ रहा है। सर सी मेरा सर 2 आ रहा है। देख कुछ गलती करी क्या? b की वैल्यू -7 आई, हाँ सर। ठीक है, b की वैल्यू -7 रख, तो -14, 8 -14 प्लस c, ये हो रहा है वही -6, ये उधर जाएगा तो +6 ही होगा भैया, 30 नहीं आएगा यार दोस्त। आंसर जो आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो रिमाइंडर थ्योरम हम लगा रहे हैं, हम अगर a भी नहीं लिखते, हम कहते हैं ये px था, तो अगर मैं x की जगह 2 रखता तो जो आता वो रिमाइंडर होता, तो जो आया है इसे 2 रखने पे जो आया है वो रिमाइंडर लिया है, दैट इज 7। फिर इसी में हमने 3 लिखा है, दिस इज बेसिकली px, दिस इज बेसिकली p2, दिस इज बेसिकली p3, हम पुट करते जा रहे हैं और जो रिमाइंडर आ रहा है वो आते जा रहा है, और वो गिवन है उसे इक्वेट करते आ रहे हैं। सर a प्लस 2b प्लस c कैसे आया? समझ नहीं लगा ये। 8 प्लस 2b प्लस c कैसे आया? मैंने रिमाइंडर थ्योरम बताई थी कि अगर px है और इसे डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से, तो रिमाइंडर क्या होता है बेटा? pa। मैंने पूछा था, सबको समझ में आ गया? आप सब लोगों ने हाँ किया था, ठीक है। px का डिवाइड किया था x माइनस a से,
तो रिमाइंडर के लिए हमने ये बोला था कि अगर इसको जीरो कर लें, एक्स की वैल्यू ए जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे जीरो करके अगर पुट करेंगे तो जो आंसर आता है वो रिमाइंडर होता है। तो यहां पे पी एक्स इक्वल टू था 2x² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपने एक बार डिवाइड किसे कर रहे हैं, x माइनस 2 से, उसे जीरो किया, x की वैल्यू 2 आई, तो P2 कितना हो गया 8 प्लस 2b प्लस सी, और ये P2 क्या हो गया रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना दिया है 7, जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये ऐसा आ गया बेटा। फिर अगला, फिर हमने कहा x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हम x की क्या रख देंगे 3, तो इस बार रिमाइंडर क्या होगा P3 कितना आ रहा है 3 पुट करो, सो इट इज 18 प्लस 3b प्लस सी, और ये कितना दिया हुआ है रिमाइंडर दिया हुआ है 10, सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 10। तो ये दो इक्वेशन आई, हमने सॉल्व कर ली, उससे आंसर आ गया। ठीक है बच्ची? हाँ जी। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन क्वेश्चन करते रहने से बनेंगे, और बाकी बहुत कम यूज होता है लेकिन पता होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं अब सिंबल्स की, ठीक है। अब हम उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ हमें जाना है। हम 11 10 से अब 11, ये पूरा जितना पढ़ाया अभी ये सब 10th के बारे में था, अब हम 11th के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बी सीरियस, हम बात कर रहे हैं सिंबल्स की जो यूज होंगे कहीं ना कहीं। लाइक सबसे पहले एक सिंबल यूज होगा इस तरह का, आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो मुझे पता नहीं, इट इज बिलोंग्स टू, इसे बोला जाता है बिलोंग्स टू। जैसे इसके लेफ्ट में कुछ लिख देगा, राइट में कुछ लिख देगा, ऐसे लिख देगा कि ए, तो इसे पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है, इसे पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू बी। अब ए क्या होगा बी क्या होगा वो अभी समझाऊंगा। देन उल्टा ए लिखते हैं ऐसे, ठीक है, इट इज फॉर ऑल, फॉर ऑल। देन तीसरा आपको दिखाई देगा, ऐसा भी दिखाई दे सकता है, दैट इज देयर एग्जिस्ट। हालांकि ये कहीं यूज होता नहीं है, ठीक है, तो इसे क्यों लिखा जाए, जो यूज हो रहा है बस वही लिखते हैं। दिस इज फाई, सुना होगा, फाई मतलब एम्प्टी। मतलब जैसे मैं बोलूं कि आपको कोई क्वेश्चन दे दूं कि फाइंड रियल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0 की 0 के लिए रियल वैल्यू बताएं क्या होगी। तो हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है -6। क्या एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा? कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर ऐसे लिखा जाएगा, एक्स क्या है बिलोंग कर रहा है किसको, फाई को। फाई मतलब एम्प्टी, मतलब कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही, जो हमसे रियल वैल्यू पूछा जा रहा है लेकिन कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही, तो आंसर क्या है फाई है, नथिंग, एम्प्टी है, खाली, ठीक है। तो फाई एक सिंबल है, बिलोंग्स टू सिंबल है, मतलब यहां पर जो लिखा है एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, फाई को। जैसे मैं यहां पे लिखूं एक्स इक्वल टू 2, तो कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है कि x बिलोंग्स टू इवन नंबर, ठीक है, या कोई इसको ऐसे लिख सकता है x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, या x बिलोंग्स टू z या i इंटीजर, ये भी मैं अभी लिखवा रहा हूं, ठीक है। एक डबल डॉट का साइन आता है, ये ऐसा और ऐसा, ये आपको मिलेगा। क्या बच्चे? सर फॉर ऑल का कोई एग्जांपल बता सकते हाँ, फॉर ऑल का एग्जांपल देता हूं। एक डबल डॉट होता है, डबल डॉट का मतलब होता है सच दैट, ठीक है। मैं अभी बस लिखवा रहा हूं, फॉर ऑल का पूछ लिया तो मैं बता देता हूं। जैसे ऐसा बोले फाइंड एक्स सच दैट टू टाइम्स ऑफ x -1 + 5
इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, ऐसा बोल दिया, ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 3। तो अगर मैं इसमें सिंप्लीफाई करूं तो ये आ रहा है 2x माइनस 2 प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड दिस इज 2x प्लस 3 इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, अब यहां पर x की तुम कोई भी वैल्यू रख लो, x की हम कोई भी वैल्यू रख लें, क्या आएगा? LHS हमेशा RHS के बराबर आएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस तो हम कहेंगे x फॉर ऑल सॉरी वैलिड, ऐसा लिख सकते हैं, इक्वालिटी वैलिड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। रियल को r से दिखाते हैं, अभी मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, अभी बीच में पूछ लिया इसलिए बता रहा हूं कि ये जो इक्वालिटी थी, इट इज वैलिड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x की ऑल रियल वैल्यू के लिए, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x दिस इक्वालिटी विल बी वैलिड। अरे समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? बाकी देखो, ये सिंबल है, ये यूज होगा, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, फॉर ऑल सबसे कम यूज होता है, लेकिन पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा बुक में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो नंबर देख लें, नंबर सिस्टम में n फॉर नेचुरल नंबर, फिर q होता है रैशनल नंबर, w फॉर होल नंबर, वह w कहीं आपको मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी कभी अगर देखी जाए, i और z दोनों ही इंटीजर, एंड r फॉर रियल। ठीक है, कभी ऐसा लिख दे i प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मीन्स नेचुरल नंबर। अरे दोनों एक ही बात है या नहीं? यस सर। है ना, पॉजिटिव i प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, i माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर, r प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, r माइनस मतलब नेगेटिव रियल नंबर। देख लें, नंबर के लिए नहीं होता, क्या बेटा? रैशनल नंबर्स के लिए, रैशनल नंबर के लिए, रैशनल नंबर के लिए इरेशनल नंबर के लिए, इरेशनल नंबर के लिए नहीं होता, उसके लिए ऐसा होता है सिंपल कि जैसे x बिलोंग्स टू q बोलेंगे अपन, हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू q, इसका मतलब है x क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर इरेशनल होगा तो ऐसा बोला जाएगा नॉट बिलोंग्स टू q, इट मींस x इज इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, मतलब उसके लिए कोई सिंबल नहीं बना, उसके लिए जैसे हम कहेंगे x बिलोंग्स टू q, सो इट इज रैशनल, x नॉट बिलोंग्स टू q मतलब इरेशनल। तो ये तो हुए सिंबल, एक दो सिंबल और भी हैं, आपने पढ़े हों। एक है सबसेट का पढ़ा है कभी थोड़ा बहुत? नो सर। नहीं पढ़ा है, अच्छा ठीक है। दिस इज अ सबसेट, इसको सबसेट बोलते हैं, सबसेट का सिंबल क्या होता है क्या नहीं होता मैं बताऊंगा। ठीक है, एक होता है यू फॉर यूनियन, एंड एक होता है इंटरसेक्शन। अरे सेट्स तो पढ़े होंगे ना, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज सेट, पढ़ा है क्या नहीं? नो अभी सर, 10th क्लास तक था कुछ? नो सर। सर नो। नहीं था, ठीक है मैं बताता हूं, लिख लें आराम से लिख लें।
हाँ 11th में बड़े आराम से चलें, बस कोई डाउट आए किसी भी तरह का तो पूछिएगा जरूर, बैठे मत रहिएगा बस। सर सर हाँ बेटा, तो हम इरेशनल नंबर को ऐसे भी कर सकते हैं ना कि r माइनस क्यू, जिसमें से रियल नंबर में रैशनल हट जाए। हाँ कह सकते हैं, इतनी मेहनत जनरली कोई करता नहीं है, लेकिन कह तो सकते हैं, गलत कुछ नहीं है, तू गलत तो नहीं बोल रहा है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट की। अच्छा टाइप्स ऑफ इंटरवल आ जाएगा क्या, रुको, तो हम एक और बढ़ा लेते हैं इसमें, ठीक है। देखें तो एक बात हुई, पहले हम बात करते हैं सेट। 11th में सेट रिलेशन है वो अलग से पढ़ाएगा, ठीक है, डिटेल में। अभी जस्ट अपन शुरुआत करें तो आपको पता होना चाहिए, इट इज अ ग्रुप ऑफ सम सर्टेन एलिमेंट। मतलब जैसे आगरा सेंटर है, आगरा सेंटर में मान लो अभी 10 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, या 8 बच्चे जो भी हैं, तो वो क्या कहला रहे हैं, वो पूरा ग्रुप कहला रहे हैं। या आप हमारी क्लास में जितने भी लोग पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, 11th क्लास में 2022 के 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, दैट इज अ सेट, ठीक है। अब हो सकता है इसमें जो गर्ल्स हो तो गर्ल्स का भी एक सेट है, बॉयज हैं तो बॉयज का भी सेट है, मतलब कोई ऐसा सर्टेन फिक्स एलिमेंट्स जो कि सेम फिनोमेना को दिखाते हो, दैट इज कॉल्ड सेट। जैसे एस, अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5, ठीक है, कर्ली, ये कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली सेट में हमेशा कर्ली ब्रैकेट लगता है। कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है कि बीच की कोई वैल्यू नहीं ले रहे, 1 2 उनके बीच की वैल्यू नहीं है, जो लिखा है जो दिख रहा है केवल वही एलिमेंट लिए हैं। तो 1 से लेके 5 तक ये जो नेचुरल नंबर हमने लिए, दैट रिप्रेजेंट दी सेट। अब अगर मैं इनको रोकूं नहीं, अगर मैं इसको चलने दूं, इसको मैं चलने देता हूं, पता नहीं कहां तक जा रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सर इसमें s बिलोंग्स टू n भी हो सकता है ना? s बिलोंग्स टू n, s बिलोंग्स टू n नहीं हो सकता इसमें जो बिलोंग्स टू होता है ना वो भी बताऊंगा, बिलोंग्स टू कब लगता है, अभी मैं सबसेट क्लियर करूंगा फिर मैं बताता हूं, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर। अब जैसे मैंने कोई बना दिया, S1 बना दिया, मान लो 2 4 6 ऐसा, तो मैं कहूंगा इट इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। आप लोगों को बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। तो सेट इज अ ग्रुप ऑफ बंडल ऑफ सर्टेन एलिमेंट, कोई फिक्स कैटेगरी के एलिमेंट्स को अगर हम ग्रुप बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेट, ठीक है। अब इसमें क्या, इसमें देखो, अब मैंने कोई क्वेश्चन कंसेप्ट से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, सबसेट समझाता हूं, फिर आपको क्लियर होगा कि बिलोंग्स टू कब लगेगा और सबसेट का साइन कब लगेगा। जैसे मान लो मैंने एक ए ले लिया सेट 1 2 3, ठीक है, ये ग्रुप है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ठीक है, हाँ। Yes, sir. अब हमने कोई एक सेट लिया दैट इज 1 2 3, उसमें 3 ही एलिमेंट है 1 2 3। अब इनके हम सब करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं, तो सबसेट क्या क्या बन सकते हैं, 1 2 3, सिंगल सिंगल के ग्रुप बन सकते हैं, 1 2 2 3 3 1 या 1 3, कुछ भी ले लो। जब अपन ग्रुप बनाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि 2 1 है या 1 2 है, अरे वैसे ही एक पैकेट में डाल दिया, तो हमने थोड़ी देखा कि पहले कौन गया, बस ग्रुप बना दिया, और आखिरी में 1 2 3, और शुरू में एक 5 रखते हैं, मतलब खाली कुछ भी नहीं लिया उसमें एलिमेंट, ये हमेशा साथ में चलता है,
ब्लैंक, ठीक है। इसको एम्प्टी सबसेट बोलते हैं, इसको फाइव भी बोलते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट, अगर सबसेट नहीं बोलना, अगर इसे नहीं लिखूं तो ये सेट है। जैसे अगर कुछ भी नहीं लिखूं, केवल इसे लिखूं तो ये एक सेट है, लेकिन 1 2 3 से होके आया है, इसलिए ये क्या है, सबसेट है। तो सबसेट को अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 1, 2 इज सबसेट ऑफ ए। ये लिखने का तरीका है। जब जिस तरफ माउथ ओपन रहता है उस तरफ सेट रहता है, जिस तरफ माउथ क्लोज रहता है उस तरफ सबसेट रहता है। लाइक अगर मैं ए लिखता हूं 1 3 5 8 7 या 9, ठीक है। बी लिखता हूं 1 3, सी लिखता हूं 3 5 8 और डी लिखता हूं 3 या 1, ठीक है। मैंने ऐसे लिख लिया, ऐसे 4 सेट बनाए मैंने, ठीक है। अब मैं ये बोल सकता हूं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या ये सही है? यस सर। ठीक है, बी जो है सबसेट है ए का, क्योंकि अगर आप इसमें 2 एलिमेंट के ग्रुप बनाते तो ये बनता। सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, सी इज अ सबसेट ऑफ ए। डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, यस ठीक है। बी इज अ सबसेट ऑफ सी। क्या ये ट्रू है? ये ट्रू नहीं है। बी, क्या बी सी का सबसेट है? नहीं है। अरे चमक रहा है, नो सर। ठीक है। तो नॉट अ सबसेट, कट करके लिख रहे हैं, मतलब बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। डी इज अ सबसेट ऑफ बी, डी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये तो हो चुका। डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। तो सबसेट कहां कहां कैसे कैसे लगेगा आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अब बिलोंग्स टू कब लगेगा? हमने बिलोंग्स टू भी पढ़ा है। तो बिलोंग्स टू एलिमेंट में लगता है, सबसेट में नहीं लगता। जैसे मैं कहूंगा 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू बी, 3 बिलोंग्स टू सी, 2 नॉट बिलोंग्स टू डी। क्या चमक रहा है? यस सर। ठीक है। तो जो एलिमेंट हैं उनके लिए बिलोंग्स टू आता है, और जो सबसेट होते हैं उनके लिए सबसेट का सिंबल आता है। तो सेट कुछ भी, कोई भी सेट बोल सकते हो आप अपने मन से, ठीक है। उसको लिखने के जो वे होते हैं दैट इज कॉल्ड, जो पॉसिबिलिटी आप छोटे छोटे ग्रुप में बांट सकते हैं दैट इज सबसेट, और सबसेट को लिखने का वे है। यहां तक समझ में आया सबको? ये सब बेसिक आइडिया हैं, 11th में यूज होंगे कहीं ना कहीं सिंबल। यूनियन और इंटरसेक्शन में ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरवल पढ़ रहे हैं कि अब क्या होगा, हम इनइक्वालिटी लगाएंगे, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, तो उसमें लिखने का वे आएगा। तो वो लिखने का वे क्या कहलाता है? टाइप्स ऑफ इंटरवल है। इंटरवल कितने टाइप के होते हैं और उनको कैसे लिखा जाता है इनइक्वालिटी को सॉल्व करके, वो हम सीख रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल की। देखें, सबसे पहले ओपन इंटरवल, फर्स्ट है ओपन इंटरवल। इसको ऐसे लिखते हैं, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 7, ऐसा लिखा है मान लो, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 1 लेस देन 7। इसका मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ x इन बिटवीन 1 and 7 एक्सेप्ट 1 and 7। मतलब हम x की कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, किसके बीच में? 1 से 7 के बीच में कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन 1 और 7 नहीं ले रहे, ठीक है। अब इसी को जो ओपन इंटरवल के सिंबल में, ये कहलाती है इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी का फॉर्म में लिखा है। अब मैं इसे ओपन इंटरवल के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो ओपन इंटरवल ऐसा बनता है 1 to 7। ये दोनों बातें सेम है, ये इंटरवल के टर्म में लिखा है और ये इनइक्वालिटी के टर्म में लिखा है, दे बोथ आर सेम। जो ये
हम जो ब्रैकेट लगा रहे हैं दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, इसे ओपन इंटरवल बोलते हैं। क्लोज इंटरवल का अलग आएगा, ठीक है, ओपन इंटरवल का अलग आएगा। तो जब भी कभी मैं लिखूं 1 to 7 ओपन, इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू 1 से 7 तक कुछ भी हो सकती है, 1 और 7 को छोड़ के। अब अगर आप इसे कहें कि सर इसमें बताइए, नंबर लाइन पे बनाएं, नंबर लाइन पे ओपन इंटरवल कैसे दिखाई देगा, ये 1 है, ये 7 है, दिस इज 1, 1 और 7 पे क्या करो, होलो साइन बनाओ, होलो सर्कल, और ऐसी लाइन बना दो। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि कोई भी x की वैल्यू है किसके बीच में है, 1 से 7 के बीच में, एक्सेप्ट 1 और 7। 1 और 7 पे होलो सर्कल है, होलो सर्कल मतलब वो पॉइंट इंक्लूड में नहीं किए गए हैं। देखें, तसल्ली से देखें, अच्छे से पढ़ो, जो जो चीजें समझ में नहीं आया पूछें। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल ऐसे इनइक्वालिटी में ऐसे बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 7। अच्छा, ये बोलना आता है सबको, ग्रेटर देन लेस देन कैसे बोल रहे हैं, जो वेरिएबल है जैसे x है तो x की तरफ, x के पास खड़े रहो, तुम x की पोजीशन पर खड़े हो, अब x जिस तरफ से ग्रेटर है उसे ग्रेटर बोलते हैं। x की तरफ माउथ ओपन है मतलब x ग्रेटर है, x ग्रेटर है किससे, 1 से। फिर इस तरफ देखेंगे तो माउथ 7 की तरफ ओपन है, x की तरफ क्लोज है, तो x लेस देन है किससे, 7 से। तो आपको x की तरफ खड़े होना है तो आप समझ पाओगे कि x ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 एंड लेस और इक्वल टू 7, मतलब x कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 1 and 7 include 1 and 7, मतलब x की वैल्यू 1 या 7 के बीच में कुछ भी हो सकती है, और 1 और 7 भी हो सकती है। और आएगा एंड नहीं, और लगा देते हैं यहां पे, ठीक है। 1 और 7 दोनों एक साथ तो होता नहीं है, कोई भी नंबर एक ही होगा, ठीक है। अब इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 7। ये इंटरवल है, ये इनइक्वालिटी है, दिस इज इनइक्वालिटी, दिस इज इंटरवल। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना। x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 7। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, 1 7, ये अपने थोड़ी सी हाइट दी, इधर से भी हाइट दी। अब यहां पे क्लोज इंटरवल, तो क्लोज सर्कल लिया है, यहां पर भी क्लोज सर्कल लेते हैं, 1 to 7 लिख लें भाई। तो दोनों की इंटरवल रिप्रेजेंटेशन में ब्रैकेट्स भी अलग अलग होते हैं। क्या बेटा, तो दोनों के इंटरवल रिप्रेजेंटेशन में जो उसके ब्रैकेट्स होते हैं तो वो भी अलग अलग होते हैं। अगर ऐसा होता, इसको क्या बोलोगे, अगर मैं ऐसा बोलूं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 7 ओपन, इसका क्या मतलब है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 बट लेस देन 7।
अगर इसको इसका नंबर लाइन पे बनाते 1 7, तो 1 पे क्लोज होता और 7 पे ओपन होता। ओके सर। ठीक है बेटा, यही पूछ रहा था इसी तरह का। यस सर। ठीक है। हाँ भाई, 2 हो गए, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, थोड़ा मिक्स भी ले लिया उसके साथ। ठीक है, कि कैसे क्या बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी और बचता है, दिस इज इंटरवल ऑफ सेट, जिसे हमने अभी कर्ली ब्रैकेट बनाया था। अब अगर मैं बोलूं x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 7, इट मींस ओनली 1 एंड 7। इट मींस ओनली 1 एंड 7, मतलब इनके बीच की वैल्यू नहीं लेना है। अगर मुझे कोई 2 नंबर ही लिखने हैं तो मैं कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगा। ये जो कर्ली ब्रैकेट है, दिस इज सेट ऑफ इंटरवल। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले यूनियन की और इंटरसेक्शन की, उसका क्या मतलब है। देखो, एक सिंबल रह गया यूनियन, दिस इज कॉल्ड यूनियन। ऐसे लिखते हैं ए यूनियन बी, ऐसे पढ़ते हैं ए यूनियन बी। और एक सिंबल रह गया ये वाला, इट इज कॉल्ड उल्टा ए उल्टा यू, इट इज इंटरसेक्शन। ये समझना बहुत जरूरी है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब इनका क्या मीनिंग होता है, मैं 3 तरीके से इनका मीनिंग बताऊंगा। ठीक है, तीनों तरीके आपको समझ में आएंगे आराम से। देखो कैसे। सबसे पहले सेट के थ्रू, सेट में ए यूनियन बी का मतलब कैसे निकलेगा। तो ए कोई सेट था 1 2 3, और बी सेट था 2 3 5। ठीक है, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए एटलीस्ट, ये समझ लो कि कम से कम इसको अगर लैंग्वेज में बोले तो ऐसा बोला जाएगा एटलीस्ट 1 ए और बी। जब भी और का केस आता है, इंग्लिश के और का केस, तो क्या कहलाता है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का आंसर होगा 1 2 3 5, ए यूनियन बी। इसे कैसे समझे, तो इसे समझो आप एलसीएम से। एलसीएम समझाता हूं। जैसे मैंने कहा 10 और 15, इनका एलसीएम क्या होगा, ये है 2 इंटू 5, ये है 5 इंटू 3। तो एलसीएम क्या होगा बच्चों, आता है क्या लेना। सर 30। बिल्कुल। तो आपने क्या किया, इन दोनों में जो कॉमन था वो भी एक ही बार लिया, और जो कॉमन नहीं था वो भी एक बार लिया। इन दोनों में जो कॉमन था वो भी एक बार आएगा, जो अनकॉमन है वो भी एक बार आएगा, लेकिन आएंगे सारे। तो यही केस यूनियन का भी है। यूनियन इज सेम एज अ नंबर सिस्टम, द ऑपरेशन एज एलसीएम इज सेम एज यूनियन इन सेट और इंटरवल। इंटरवल और सेट में जो फिनोमिना यूनियन का है वही फिनोमिना नंबर सिस्टम में एलसीएम का है। तो हमने यहां पे भी क्या किया, इन दोनों में कॉमन क्या क्या था, 2 और 3 था, तो उसको भी एक बार लिया है, और जो अनकॉमन थे उसे भी एक बार लिया है, दैट इज एलसीएम। ठीक है, यहां तक सेम टू सेम। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता, ए इंटरसेक्शन बी होता 2,3। अगर ए ये होता, बी ये होता, तो ए इंटरसेक्शन बी होता 2,3। ये वही है जो एचसीएफ होता। एचसीएफ क्या होता इन दोनों का, तो 5 5 होता। मतलब जो कॉमन आ रहा है, जो कॉमन है वो एचसीएफ है। तो इन दोनों में भी जो कॉमन आ रहा है वो एचसीएफ है। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आ रहा है। यस सर। सर। अब इसी को जब हम नंबर सिस्टम में ले जाएंगे
मतलब इंटरवल में ले जाएंगे, तो यूनियन इंटरसेक्शन समझे। मैं ऐसा लिखता हूं कि x बिलोंग्स टू 1 to 5 यूनियन, सॉरी, एंड x बिलोंग्स टू 7 to 10। ठीक है, मैं कहूं इसका यूनियन लो, इसका इन दोनों का यूनियन लेना है, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा? आंसर होगा 1 to 5 यूनियन 7 to 10। बस इसको ऐसे लिखते हैं, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन तो था नहीं। दोनों में मान लो हम अगर दो सेट लेते बच्चों, अगर मैं यहां पे दो सेट लेता 1 2 3 और यहां पे लिखा होता 4 5 6, तो जब मैं यूनियन लेता तो 1 से लेके 6 तक लिखता ना पूरा, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं, पूरा का पूरा लेना है केस। लेकिन अगर हमसे इंटरसेक्शन बोलता, अगर हमसे बोलता है इंटरसेक्शन, तो आंसर क्या होता? 5 होता। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। इंटरसेक्शन लेते तो कुछ कॉमन है ही नहीं, कॉमन नहीं है मतलब एम्प्टी, मतलब 5। मैं भी और डिटेल में आऊंगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो और क्लियर होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इसका बताओ। 1 2 4 ओपन यूनियन 3 to 7 क्लोज। इसका यूनियन क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब होता है, अगर सिंबल, अगर आपके बोलने में आएगा ए एंड बी तो वो इंटरसेक्शन है, अगर आपके बोलने में आएगा ए और बी तो वो यूनियन है। वो क्वेश्चन में आएगा तो मैं बताऊंगा। इसका आंसर क्या हो सकता है? देखो इसमें कॉमन आ रहा है, क्या क्या कॉमन आ रहा है? 3 से 4 तक कॉमन आ रहा है, दिख रहा है क्या? ऐसे नहीं दिख रहा तो मैं आपको नंबर लाइन पे दिखाता हूं, देखो। ये है 1, फिर यहां पे कहीं 3 आ रहा होगा, यहां पे 4 आ रहा होगा और यहां पे कहीं 7 आ रहा होगा। हमने लिया है 1 क्लोज से 4 ओपन, और हमने लिया है 3 ओपन से, ये दूसरी हाइट पे लिखना क्योंकि अलग अलग है तो अलग अलग हाइट ली है, 7 क्लोज। ठीक है, अब अगर दो इंटरवल हैं तो जो जहां पे दो लाइनें दिख रही हैं ये कॉमन है, जहां पे सिंगल सिंगल दिख रही है कॉमन नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछता यूनियन, तो आंसर क्या देते? यूनियन का मतलब होता है कुछ भी आए एक बार कम से कम आना चाहिए, तो आंसर होता है 1 क्लोज से 7 क्लोज। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? जो कॉमन है वो भी लेना है, जो अनकॉमन है वो भी लेना है। तो जो सिंगल सिंगल, जो अनकॉमन थे वो भी लिए हैं और कॉमन भी लिया है, पूरा यहां से लेके यहां तक सारा लिया है। अरे चमक रहा है? सर हाँ बेटा। सर एक बार आगे फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्या चीज? सर एक बार आप प्लीज फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये वाला यस सर। मैंने कहा दिस, एक दो सिंबल थे, ठीक है, दो इंटरवल थे, एक था 1 से 4 और एक था 3 से 7। मैंने कहा इसका यूनियन लो, तो इसका यूनियन लेने का मतलब हुआ कि इसमें जो कॉमन आ रहा है वो भी एक बार लिखना है। तो मैंने क्या किया, 1 से 4 तक पूरा बना लिया, इस पे क्लोज, इस पे ओपन। फिर 3 से 7, क्योंकि दूसरा इंटरवल था इसलिए हाइट दूसरी कर दी, 3 ओपन से 7 क्लोज। अब 3 से 4 दो लाइनें आ रही है, मतलब ये कॉमन वैल्यू है। तो यूनियन में क्या होता है, मैंने बताया आपको, यूनियन में क्या हो रहा है, जो कॉमन है वो भी एक बार लेना है, जो अनकॉमन है वो भी एक बार लेना है। एलसीएम भी वही था, जो कॉमन था वो भी एक बार, जो अनकॉमन था वो भी एक बार। तो यहां पर अनकॉमन था 1 से 3 और 4 से 7, ये सिंगल सिंगल बार थे, और ये कॉमन था, तो हम पूरे को क्या लेंगे, एक ही बार लेंगे। इसलिए यूनियन में क्या आ रहा था, 1 से 7 पूरा। लेकिन अगर आप इंटरसेक्शन बोलोगे तो क्या आएगा? इंटरसेक्शन का मतलब होता है क्या, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब जो कॉमन है वो, तो इंटरसेक्शन आएगा 3 ओपन से 7 ओपन, 4 ओपन, क्योंकि कॉमन क्या है, 3 से 4 ही कॉमन है, बाकी सब अनकॉमन है।
प्लीज मुझे बताएं, कोई समस्या हो तो, नहीं तो क्लियर हुआ है तो भी मुझे बताएं। बोलना सीखें, आप बड़े हो रहे हैं, बोलना आना चाहिए, जिससे सर हमने यहाँ पे साइन क्यों नहीं लगाया है इंटरसेक्शन और यूनियन का? अभी हमने वो नहीं ले रहे हैं वो साइन, मतलब मैं बस सिखा रहा हूं, अभी क्वेश्चन में आएगा तो मैं लगाऊंगा, ठीक है। बस अभी ये बताने के लिए कि होता क्या है, इसलिए अपन कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो मुझे इसको x1 बोलना चाहिए, मतलब इसको अगर मैं x1 बोल दूं, इसको x2 बोल दूं, तो मैं कहूंगा दिस इज नथिंग बट x1 यूनियन x2 और दिस इज नथिंग बट x1 इंटरसेक्शन x2, ठीक है। ये बोल रहा था। यस सर। देखें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे दो क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। थोड़ा बहुत आता है सॉल्व करना, आता हो ट्राई करें, मुझे आंसर दें, नहीं तो मैं बताऊंगा। ग्रेटर और लेस तो 7 क्लास में था आपके, तब से चला आ रहा है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x क्या आएगा। ये ऐसे लिखा हुआ है, ये सच दैट नहीं, ये ऐसे लिखा हुआ है 3x + 5 ग्रेटर और इक्वल टू 4x + 9। सर x belongs to -infinity to -4 close। ठीक है, देखते हैं। तुम सब लोगों को ये बात पता है, मुझे पूरा यकीन है पता होगी कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 है और k अगर पॉजिटिव है, कोई कांस्टेंट है जो कि पॉजिटिव है, 0 से बड़ी वैल्यू है, तो k x1 भी ग्रेटर देन होता है k x2। क्या ये आप लोगों को पता है? अगर कोई नंबर है, अरे ऐसे देखो, 4 बड़ा है अगर 2 से, और आपने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो अभी 8 बड़ा होगा ना 4 से, सिंबल सेम रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर k की वैल्यू निगेटिव हुई तो k x1 छोटा हो जाएगा k x2 से। मतलब अगर इसी को मैं -2 का अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या अभी भी ग्रेटर देन का साइन आएगा कि लेस देन का आएगा? लेस देन का आएगा। -8 छोटा होगा -4 से। तो अगर कोई भी इनइक्वालिटी है उसमें हम किसी कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं और वो पॉजिटिव होती है तो सिंबल चेंज नहीं होता, लेकिन अगर वो नेगेटिव होती है तो साइन चेंज हो जाता है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से 4x को इधर लिया, 5 को इधर ले गया, तो 3x - 4x, मैं डिवाइड नहीं किया, मैं इसको इधर लाया हूं, तो साइन में कोई चेंजेस नहीं होने, एडिशन सब्ट्रैक्शन से कुछ नहीं होता। ये हो गया -x, ये हो गया 4, ठीक है। अब माइनस हटाऊंगा, माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये यहां से यहां पे लाने में समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब इसको लिखना सीखो, नंबर लाइन पे अगर इसे बनाऊं तो कैसे दिखाई देगा, -4 से छोटा, x की वैल्यू -4 से लेस, और क्योंकि इक्वलिटी लगी है तो क्लोज। अब ये कितना नीचे, आखिरी में कहां तक जाता है, -इन्फिनिटी, इस तरफ क्या होता है, इन्फिनिटी। तो अगर मैं इसे इंटरवल में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू, सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं, -इन्फिनिटी
माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं हो पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो क्या है। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से लेके -4 पे इक्वलिटी लगी है इसलिए क्लोज इंटरवल। अगर समझ नहीं आया हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं, समझ में आ गया हो तो ये अगला क्वेश्चन लिखा है 7x + 13। हमने यहाँ पे ओपन ब्रेसेस क्यों लगाए हैं? बेटा इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी क्लोज इंटरवल तब लगाते हैं जब हमें पता होता है कि वो वैल्यू क्या है, उसे इंक्लूड कर रहे हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब उस वैल्यू को इंक्लूड कर रहे हैं। इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी कभी इंक्लूड होता ही नहीं है क्योंकि खत्म होता ही नहीं है, पता नहीं कहां पे है, इसलिए ओपन लगता है। बनाए तो सेम आंसर आएगा इसमें। क्या बेटा? तो इसमें भी ऊपर सेम ही आंसर है जो ऊपर है। अच्छा सेम आंसर आ रहा है। यस सर। ठीक है देखते हैं। साइन अपोजिट है। साइन अपोजिट है, ये भी देखते हैं। ये इधर लाए तो 7x - 4x लेस और इक्वल टू 1 - 13, तो ये हो गया 3x लेस और इक्वल टू -12। अब लेकिन क्या है, हम 3 का डिवाइड करेंगे, 3 नेगेटिव का डिवाइड नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव का डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन सेम रहेगा। बेटा सेम आएगा, साइन चेंज मत करे ना। यहां पर क्या था, माइनस का मल्टीप्लाई किया था, नेगेटिव का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर साइन चेंज हो जाता है। पॉजिटिव का मल्टीप्लाई या डिवाइड, इसमें 3 का डिवाइड कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव क्वांटिटी है। यहां पर हमें -x थोड़ी चाहिए, हमें x चाहिए, इसलिए हम 3 का डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर हमें x चाहिए था इसलिए माइनस का मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, और बनाते हैं, और बनाते हैं, चलने दो। इसका भी आंसर यही होगा, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -4 क्लोज, इक्वलिटी लगी है, लेस देन है। और देखें, और क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, बनाओ भाई, सभी लोग बनाए, आंसर दें। पहले का आंसर x belongs to open 17 to infinity। पहले का आंसर आ रहा है x क्या आ रहा है, ओपन 17 to infinity। ठीक है। पहले वाले में 4x इधर आया, 1 इधर गया, 7x - 4x ग्रेटर देन 52 - 1, ये हो गया 3x
ये हो गया 51, 3 का डिवाइड कर दिया, ग्रेटर देन 17, साइन सेम रहेगा। तो x की वैल्यू 17 से ग्रेटर, तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू ओपन है, 17 से बड़ा है, कितना, इंफिनिटी तक, कुछ दिया नहीं है, ये 17 से ग्रेटर, तो 17 से कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। इसको बनाएं ऐसे ही। सर सेकंड का आ रहा है x बिलोंग्स टू ओपन माइनस इंफिनिटी टू 7 क्लोज्ड। अच्छा, ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू 7 क्लोज, ठीक है। इसको इधर लेके आए, 13 इधर ले जाएं, 4x माइनस 2x लेस और इक्वल टू 27 माइनस 13, सो इट इज 14, इट इज 2x, 2 का डिवाइड कर देंगे, तो x आ रहा है लेस और इक्वल टू 7। अब 7 से छोटा कहां तक जा रहा होगा, माइनस इंफिनिटी तक। जैसे 17 से बड़ा था, कहां तक जाता है, इंफिनिटी तक। तो 7 पर क्लोज आएगा, इक्वलिटी लगी हुई है। अगर हम नंबर लाइन बनाते तो 7 से छोटा, क्लोज इंटरवल 7 से लेस, लुकिंग लाइक दैट। थर्ड, x belongs to open 3 comma infinity। अच्छा, देखते हैं। बनाओ भाई बनाओ। इसको उधर लें, 3 को उधर ले जाते हैं, 2x माइनस 13x ग्रेटर देन माइनस 30 माइनस 3, प्लस जाके साइन चेंज हो जाएगा, 13x इधर आएगा माइनस 13, उधर 3 उधर जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 11x ग्रेटर देन माइनस 33। अब क्या करेंगे, माइनस 11 का डिवाइड करेंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 11 का डिवाइड किया, इधर बचेगा x, इधर माइनस 11 माइनस 11 साइन चेंज हो गया, माइनस 33 अपॉन माइनस 11, सो x लेस देन 3। तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 3 से छोटा, कहां तक जा रहा होगा, माइनस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से 3 ओपन, इक्वलिटी का साइन नहीं है तो ओपन। नंबर लाइन पे दिखाएं तो माइनस इंफिनिटी से 3 ओपन। तो जब माइनस से माइनस कैंसिल होता है तब भी साइन चेंज होता है। माइनस से माइनस कभी कैंसिल नहीं होता, वो हम कर देते हैं, हम लोगों को क्या है, इक्वलिटी का ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो हम क्या है, कट कर देते हैं, कट नहीं होते, वो मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं, इनइक्वलिटी में गड़बड़ हो जाती है नहीं तो। ठीक है, बढ़िया, और आगे बढ़े, समझ में आ रहा है, यस सर। अब आ गया है, ठीक है। अब हो सकता है यूनियन इंटरसेक्शन के भी कुछ क्वेश्चन हो इसमें, ऐसा आई होप। हाँ, यूनियन मैंने आपको समझा दिया, यूनियन का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ इंटरवल। तो यूनियन और इंटरसेक्शन में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। यूनियन का जो मैंने आपको बताया है, यूनियन, इंटरसेक्शन, हाँ, जैसे और क्वेश्चन भी है क्या, हाँ, ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच में क्या लगा है, एंड लगा है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन।
एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन। पहले मेरे लिए आप इसको सॉल्व करो बच्चों, फिर इसको सॉल्व करो, फिर अपन इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन बाद में लेंगे, पहले अलग अलग सॉल्व करना सीखा है उसे सॉल्व करें। ये वाले को सॉल्व करके आंसर निकाल लो, ये वाले को सॉल्व करके फिर नंबर लाइन पे हम देखेंगे इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। तो पहले का आंसर x belongs to -3 to 11 क्लोज ब्रैकेट। -11, अच्छा क्लोज 11, ठीक है देखते हैं। अरे इंदिरापुरम पे बेटा दिखा, कैमरा क्यों खराब हो गया बेटा? इसको पहले सॉल्व किया, x को इधर लाएंगे, 4x माइनस एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 को उधर ले जाते हैं, 19 माइनस 1, सो 3x ग्रेटर एंड इक्वल टू 18, 3 का डिवाइड कर दिया, ग्रेटर एंड इक्वल टू 6। फिर इसको सॉल्व करते हैं, x को इधर लाओ, 1 को उधर ले जाओ, सो 3x माइनस एक्स लेस और इक्वल टू 23 माइनस 1, सो इट इज 2x लेस और इक्वल टू 22। x का पॉजिटिव क्वांटिटी का डिवाइड कर रहे हैं, दोनों में पॉजिटिव क्वांटिटी डिवाइड हुआ है, साइन जो था वो रहा। अब दोनों को एक ही नंबर लाइन पे बनाएं, इन दोनों में छोटा कौन है 6, तो 6 पहले लिख लो, 11 बाद में लिख लो। पहले 6 के लिए लिखें, क्या बोल रहा है ग्रेटर, ग्रेटर तो कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक, क्लोज। और फिर कह रहा है 11 से लेस, तो 11 दूसरी हाइट पे बनाना, 11 क्लोज से लेस, ठीक है। कॉमन दिख रहा है, जहां दो, क्योंकि दो कंडीशन थी, दो कंडीशन है, एंड का केस मतलब इंटरसेक्शन लेना है, तो जहां पे दो लाइनें मिल रही हैं वो इंटरसेक्शन है। किसके बीच में आ रहा है, 6 से 9 के बीच में आ रहा है, दोनों पे इंक्लूड है बच्चों। देखो ये क्लोज है और ये लाइन पूरी जा रही है, मतलब ये भी इंक्लूड है, यहां पर ये लाइन जा रही है मतलब ये इंक्लूड है, और यहां पर क्लोज लगा हुआ है। इसका मतलब आंसर होगा 6 क्लोज से 11 क्लोज। क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है ये? एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में जो कॉमन हो। अरे चमका गया? यस सर। यस सर। नोएडा वालों समझ में आ रहा है? ठीक है, इधर आगरा सेंटर, सेकंड का आंसर 5 है। अच्छा देखते हैं, इसको सॉल्व करो और एक इसको सॉल्व करो। तो सेकंड के सेकंड पार्ट का रहा है x इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 7। ठीक है देखते हैं।
बना दो बना दो, कुछ लोग बना रहे हैं अभी भी। ये x इधर लाएंगे, 1 इधर ले जाएंगे। x इधर लाए तो 5x माइनस एक्स लेस और इक्वल टू 21 माइनस 1, 4x लेस और इक्वल टू 20। 4 का डिवाइड कर दिया तो साइन सेम रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी का डिवाइड या मल्टीप्लाई पे साइन चेंज नहीं होता। फिर इसमें इसको इधर ले आओ, 3 इधर ले जाओ, सो इट इज 4x माइनस 2x ग्रेटर एंड इक्वल टू 17 माइनस 3 बच्चों। तो ये हो गया 2x ग्रेटर एंड इक्वल टू 14, 2 का डिवाइड किया, x ग्रेटर एंड इक्वल टू 7। नंबर लाइन बना लेते हैं। 5 है। ठीक है, जो भी है बना तो ले। 5 एंड 7, तो पहला है 5 से छोटा, तो 5 क्लोज से छोटा, और दूसरा है 7 से ग्रेटर, तो 7 क्लोज से बड़ा। कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन का केस है, कुछ भी कॉमन नहीं है। आंसर होगा x बिलोंग्स टू 5। अच्छा, मुझे बता सकते हो कि अगर यूनियन पूछता और पूछता, मैं अलग से सिंबल लिखता हूं, अगर यहां पे और लिखा होता एंड की जगह, और का मतलब है यूनियन, तो इसका आंसर क्या होता? यूनियन का आंसर क्या होता इसके लिए? तो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यूनियन का मतलब है जो कॉमन है उसे भी एक बार लेना है, और जो अनकॉमन है उसे भी लेना है। तो अगर आप देखें तो माइनस इंफिनिटी से जा रहा है, फिर कॉमन आ गया, फिर इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसका आंसर यूनियन होता है इसका, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। और अगर मैं इसमें और लगाता, यूनियन लगाता, तो इसका क्या होता? इसका यूनियन का आंसर क्या होता? तो भी सेम होता ऊपर। माइनस इंफिनिटी से 5 क्लोज यूनियन। अगर कॉमन नहीं निकल पा रहा तो यूनियन का साइन अलग से आ जाता है, 7 क्लोज से इंफिनिटी। अगर हम इसका यूनियन ले रहे होते तो कुछ कॉमन नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ कॉमन नहीं है। मान लो एक साइड है 1 2 का, एक साइड है 4 5 का, आप यूनियन लोगे तो 1 2 4 5 लिखा जाएगा। कुछ कॉमन नहीं है तो अनकॉमन वैल्यू ही ली जाएंगी, लेकिन ली जाएंगी। यूनियन के केस में ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन जनरली यूनियन इस तरह से लेते नहीं है, इंटरसेक्शन पूछा जाता है। क्या ये इंटरसेक्शन समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, हाँ, बढ़िया बढ़िया। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन वोश्चन है क्या? नहीं, बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी आ गया है। अब बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी में थोड़ा सा मैं हल्का सा 5 मिनट का एलोबरेट कर रहा हूं कि अब मान लो हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है, सुन लो बस, ठीक है, अभी अब लिखने का कुछ नहीं है, बस सुनने का है। 5 मिनट सुने रिलैक्स होके कि यहां तक अगर इस तरह की इनइक्वालिटी आती रहती तो बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इस तरह की इनइक्वालिटी नहीं आती। कैसी इनइक्वालिटी आती है? तो मान लो ऐसा लिखा हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन होती, देखो सबसे पहले ये समझो, तुम लोगों को ये सीखना चाहिए कि अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू y, मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन और लेस देन, मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर और इक्वल टू। ठीक है, ये सब के अलग अलग नाम हैं। अगर किसी भी वेरिएबल को लिख दूं, मैं केवल x लिख के छोड़ दूं, तो ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है, ना राइट में कुछ लगा है ना लेफ्ट में, सो इट इज एक्सप्रेशन। अगर आपने किसी भी वेरिएबल या किसी भी वेरिएबल को, अलजेब्रिक आइडेंटिटी को किसी कांस्टेंट से इक्वेट कर दिया तो ये इक्वेशन बनता है, इट इज कॉल्ड इक्वेशन। अगर आपने किसी अलजेब्रिक क्वांटिटी को किसी वेरिएबल से इक्वेट कर दिया सो इट इज कॉल्ड रिलेशन। ये एक रिलेशन है, किसके बीच में? एक्स और वाई के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है। अगर आपने ग्रेटर या लेस लगा दिया तो ये इनइक्वालिटी है। और अगर आपने इक्वालिटी, कांस्टेंट में इक्वालिटी और कांस्टेंट की इनइक्वालिटी, ये दोनों चीजें एक साथ, ये दोनों मिक्स होके ये बनाए,
ग्रेटर भी है, इक्वल टू भी है, तो इसका इन, जो इनइक्वालिटी का इन है वो ले लेते हैं और इक्वेशन का इक्वेशन लेते हैं, तो इट इज कॉल्ड इनइक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर अगर तुमसे मैं कहता कि इसका आंसर निकालो तो तुम फटाफट निकाल सकते थे। अरे क्वाड्रेटिक पढ़ी है आप लोगों ने फैक्टराइज करके, x का वैल्यू होता है 2 और 3, ठीक है, या तो 2 लेते हैं या 3। लेकिन अगर मान लो मैं x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0 कह दूं, अब मैं कहूं इसका आंसर निकालो, और तुम्हारे पास कुछ मेथड नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता, तुम्हें केवल लॉजिक के जरिए तुम्हें ऐसे निकालना है, तो तुम क्या करोगे, मैं समझा रहा हूं क्या कर सकते हैं अपन, x - 2 x - 3 ग्रेटर देन, ठीक है। सुना है ध्यान से, दो नंबर हैं, x की जगह मैं कुछ भी रखूंगा, ये एक नंबर बनेगा, ये भी एक नंबर बनेगा, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, 0 से बड़ा। कोई भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? सर जब दोनों के साइन सेम, बिल्कुल, जब दोनों के साइन सेम हो, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, या दोनों नेगेटिव हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब है, अब देखो बोलना जैसा हम बोल रहे हैं वैसा मैथ्स में लिखना सीखो। बोथ आर पॉजिटिव मींस दिस इज पॉजिटिव एंड, ये अकेला काम नहीं करेगा, दिस इज पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, दिस एंड दिस आर पॉजिटिव, और this and this are negative, both this and this are positive और this and this are negative। अब ये एंड का केस था, वो किसका केस था? इंटरसेक्शन का, मतलब हम इन दोनों में क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, और किसका केस था? यूनियन का। इसके साथ इन दोनों का क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। मतलब आपने इसे सॉल्व किया, अगर x की वैल्यू आ रही है 2 से ग्रेटर, यहां पे x की वैल्यू आ रही है 3 से ग्रेटर, ठीक उधर ले गए, यहां से x की वैल्यू आ रही है 2 से लेस, यहां पर x की वैल्यू आ रही है 3 से लेस, तो हमने पहले केस का इंटरसेक्शन किया, पहले केस को लिखा 2 3, 2 से ग्रेटर 3 से ग्रेटर, कॉमन क्या आ रहा है? एंड का केस लगा है, मतलब इंटरसेक्शन। तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आप लोग समझ पा रहे हैं ये? अरे देखो, मतलब जो गूंगे बन जाते हैं वो मूर्ख हैं आज की दुनिया में, ठीक है, उनको मूर्ख नाम दिया गया है। तो मूर्ख नहीं बनना है, आपको नहीं समझ में आया तो पूछना है, आपने पैसे दिए हुए हैं उस चीज के लिए, ठीक है, तो बिल्कुल समझ में नहीं आया तब तक भिड़ना है। और या तो मतलब इंटरेस्ट ही खत्म हो गया तो दूसरी बात है, इंटरेस्ट खत्म है तो बात ही अलग हो गई, ठीक है। अगर मैं अपने काम में इंटरेस्ट नहीं लग रहा तो आने वाले समय में कोई मुझ में भी इंटरेस्ट नहीं लेने वाला, मैं किसी काम का नहीं हूं। तो आपके हाथ में जो काम दिया गया है उसमें इंटरेस्ट लीजिए, तो लोग भी आप में इंटरेस्ट लेंगे। कोई जो पर्सन जवाब दे रहा होता है, जिस बैच में लोग लाइव रहते हैं, जैसे मैं 12th के बैच में पढ़ाता हूं, तुम कभी 12th के बैच में कनेक्ट करके देखना, वहां पर 100 या 100 से ज्यादा बच्चे बैठते हैं एक साथ, और इतना पूछते हैं, परेशान कर देते हैं। उनके लिए अलग से क्लास लगानी पड़ती है मुझे, उनके डाउट क्लियर करने के लिए, इतने डाउट आते हैं उनको, और अच्छे सॉलिड डाउट पूछते हैं, फालतू की डाउट नहीं पूछते। तो थोड़ा लाइव रहे, ये 11th है, 11th बिगड़ा तो सब बिगड़ा, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे छोटी चीज पूछी कि दो नंबर हैं, x - 2 x - 3 ग्रेटर देन, ठीक है, दो नंबर हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? ये दो नंबर हैं, एक x - 2 एक x - व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव कब होंगे? जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी। दिस एंड दिस बोथ, जब दोनों पॉजिटिव होंगे, मतलब दोनों बड़े होंगे, x की वैल्यू 2 से और x की वैल्यू 3 से, तब क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। तो मैंने एंड का केस मतलब कॉमन वैल्यू चाहिए, x की ऐसी वैल्यू जिससे कि ये दोनों पॉजिटिव हो जाएं। तो ये 2 ये 3, 2 से ग्रेटर 2 से ग्रेटर 3 से ग्रेटर, कॉमन क्या आ रहा है? 3 से ग्रेटर। तो अगर आप x की वैल्यू 3 रखोगे इसमें या इसमें, x से ग्रेटर वैल्यू कोई भी रखोगे, 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू, तो दोनों एक साथ पॉजिटिव होंगे। और दोनों नेगेटिव हो, तो दोनों नेगेटिव कब होंगे? जब x - 2 लेस देन, मतलब x लेस देन 2, एंड x - 3 लेस देन, मतलब x लेस देन 3।
तो ये 2 ये 3, तो 2 से लेस 3 से लेस, ठीक है। 2 से छोटा कितना छोटा, माइनस इनफिनिटी तक, 3 से छोटा कितना छोटा, माइनस इनफिनिटी, इक्वलिटी लगी है तो ओपन, कॉमन, एंड का केस है, एंड मतलब कॉमन, तो 2 से छोटा मतलब आप इसको लिख सकते हैं 3 से इंफिनिटी, इसको लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से 2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 से छोटा 3 से बड़ा। अब बीच में क्या लगा हुआ है, और मतलब होता है यूनियन, तो दोनों का यूनियन ले लें। तो अगर आप दोनों का यूनियन लेने की कोशिश करें कि 2 से छोटा है 3 से बड़ा है, तो अभी मैंने आपको सिखाया था आंसर क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब मेरी बात पे भरोसा ना करो, तुम कोई भी वैल्यू लो, आप कोई भी वैल्यू लें जो 2 से छोटी हो और यहां पे पुट करके देखो x की, हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप कोई भी वैल्यू लें जो 3 से बड़ी हो, यूनियन का मतलब है और, मतलब x की वैल्यू या तो इस इंटरवल में लाई करेगी या फिर इस इंटरवल में लाई करेगी, इन दोनों में से किसी भी इंटरवल में लाई करेगी, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। लेकिन क्या है, ये बड़ा मेथड है, ये काफी बड़ा मेथड है, ठीक है। तो इस मेथड को सीखने की बजाय हम इसे शॉर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ इंटरवल। उससे सीखेंगे तो ये पूरा पेज नहीं भरेगा, एक लाइन में आंसर आएगा। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स होती है, वो शॉर्ट ट्रिक्स है मेथड ऑफ इंटरवल, वो सीखना है। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? ठीक है। अब मतलब अपने लिए ईमानदार रहिएगा, वो जरूर ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। बनाइएगा क्वेश्चन, डीबीपी के जो भी क्वेश्चन आ रहे हो, ठीक है, ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। हाँ बेटा, थैंक यू सर। वेलकम बेटे, थैंक यू बच्चों।